स्वागत है आप सभी का आपके अपने ईवा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोगों की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जहां पर हम लोग यूपी पीसीएस 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो सेशन होगा हमारा जो सीरीज हमारी स्टार्ट होगी वो इंडियन पॉलिटी से होगी और इंडियन पॉलिटी में भी आज के सेशन में हम लोग संवैधानिक विकास से अब तक जितने भी टाइप के प्रश्न बने हैं और साथ ही साथ बन सकते हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले संवैधानिक विकास भी एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समस्या ना आ रही हो। देखो जितने भी अभी तक पीवाईक्यू आप लोगों ने सॉल्व करे होंगे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्लास जो होगी आप लोगों के लिए डिटेल एनालिसिस के रूप में होगी। हम लोग एक एक क्वेश्चन को एनालिटिकली वे में सॉल्व करते हुए चलेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा घुमा फिरा कर दिया जाता है तो वो भी सॉल्व कर सके। तो चलो भाई शुरुआत कर लेते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हमारे संवैधानिक विकास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। देखो जब भी इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे तो उसकी शुरुआत केवल 1947 से नहीं होती है या 1950 के संविधान लागू करने से नहीं होती है, बल्कि इसकी भूमिका हम लोगों को पढ़नी होती है 1757 से। 1757 तक हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन एकदम जोर तरीके से या पुरजोर तरीके से चालू हो गया था और अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था उसमें भारतीयों के साथ बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और कह सकते हैं शारीरिक रूप से बहुत ही प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ भारतीयों को ही समस्या नहीं हो रही थी, यहाँ समस्या अंग्रेजों को भी हो रही थी और अंग्रेजों की समस्या का ही एक कह सकते हैं अंग्रेजों की समस्या का ही फल था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो हम जानते हैं प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है और फिर उसके बाद आ जाती है इलाहाबाद की संधि और इलाहाबाद की संधि आते आते अंग्रेजों के हौसले इतने बुलंद हो चुके होते हैं कि अंग्रेज भारत की ही मिट्टी से जन्मे अनाज को खाकर भारत का ही नमक हराम करते थे या कह सकते हैं भारत की ही मिट्टी से जन्मे पैसे को अपने देश में ले जाकर अपना विकास कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज तो विकसित हो रहे थे लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी और जब ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी उस समय वहां के या कह सकते हैं तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नॉर्थ बुक्स ने उन्होंने एक गुप्त कमेटी बनाई और गुप्त कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लॉन्च किया गया। ये 1773 का जो एक्ट था या रेगुलेटिंग एक्ट था ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया एक्ट था और इसमें कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रावधान भी करे गए थे जिनको हमको देख लेना जरूरी होता है। इसमें सबसे जरूरी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी इनकी सहायता के लिए कुछ सदस्यों की कमेटी भी गठित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए बिल जो आ गया था ये इसकी प्रावधान जो आ गया था वो 1773 में ही आ गया था, लेकिन स्थापना होते होते एक साल का समय और 1774 का समय आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश थे तो 3 जज या 3 अन्य न्यायाधीशों के द्वारा 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं और उसी की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलते चलते आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट या 1784 का अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट की जब हम बात करेंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की समीक्षा के रूप में ये आया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पर विशेष रूप से जोर देता है। जाती है शुरुआत हो जाती है भारत में आए चार्टर एक्ट की। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक स्टेटमेंट में प्रश्न पूछ लिया जाता है या मिलान में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चार्टर एक्ट भारत में कितने आए थे। तो पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में जिसे प्रथम चार्टर एक्ट के द्वारा कहा जाता था। हर चार्टर एक्ट को लगभग 10 से 10 साल बाद 20 साल बाद का एक्ट रखा जाता था, यानी कि 1793 के बाद 1813 में चार्टर एक्ट द्वितीय आता है जो 1813 के नाम से जाना जाता है। 1813 का ये चार्टर एक्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे तो भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
खास तौर पर अंग्रेजों की या जो इंग्लिश मिशनरियां थी उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके और चीन और चाय को छोड़कर यहाँ पर मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो समाप्त कर दी गई। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं एकाधिकार की, तो एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपना सामान, अपना व्यापार जो था इन क्षेत्रों में कर सकती थी। लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार मात्र चाय और चीन तक में व्यापार पर सीमित हो गया। अन्य क्षेत्रों में अन्य ब्रिटिश कंपनीज या अन्य यूरोपीय कंपनी भी क्या कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा यहाँ पर ब्रिटिश मिशनरियों को अब भारत में काम करने की अनुमति थी। 1813 का एक्ट ये बताता है कि ब्रिटिश मिशनरी या अंग्रेजी मिशनरियों को भी भारत में विकसित होने के लिए, भारत में विकास करने के लिए क्या की गई, जोर दिया गया, भारत में विकास करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसके अलावा 1813 के ही एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात भी इसी एक्ट के अंतर्गत कही गई थी। तो ये तीनों ही पॉइंट याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न आए हुए हैं जो हम आगे अपनी सीरीज में देखेंगे और इनसे प्रश्न बन भी सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट इसी की समीक्षा के रूप में किया गया था और 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हो जाता है, ये पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, वो खत्म हो जाती है। यहाँ एक नाम याद रखना, चीन और चाय का जो छोड़कर यहाँ पर मोनोपोली शुरू की गई थी या मोनोपोली खत्म की गई थी, वही 1833 में चीन और चाय के व्यापार पर भी क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया था। इसके अलावा इसी समय पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी अपॉइंट किया गया था। प्रथम अब गवर्नर जनरल या ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो इसी समय पर क्या किए गए थे, नियुक्त किए गए थे, ये बात याद रखना। इसके अलावा प्रथम विधि आयोग का गठन भी 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा मैकाले को विधि आयोग का सदस्य या मैकाले को फर्स्ट विधि आयोग कहा जाता था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। चार्टर एक्ट 1853 आता है जो कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना पर जोर देता है। आगे चल के सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का भी क्या करता है, समर्थन करता है। तो अब क्या है, 1853 तक भारतीय भी क्या कर सकते थे, सिविल सेवकों की प्रतियोगी जो परीक्षा होती थी, जो लंदन में आयोजित होती थी, उस पर क्या कर सकते थे, अपना पार्टिसिपेट कर सकते थे, अपना क्या कर सकते थे, भाग ले सकते थे। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आता है जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर ब्रिटिश का जो ताज था उसका अधिकार हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का या कह सकते हैं ब्रिटिशर्स का भारत में अब जो भी काम होता था, जो भी कार्य किया जाता था, जो भी निर्णय लिए जाते थे, वो सब अब किसके नाम से होते थे, ब्रिटिश ताज के नाम से होते थे, या कह सकते हैं ब्रिटेन की महारानी के नाम से होते थे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी के शासन का अंत जो था वो 1858 के एक्ट में हो जाता है और साथ ही साथ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय को भी नियुक्त या अपॉइंट कर दिया जाता है। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है जो राज्य विधान परिषद के गठन की बात करता है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी देता है। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद आ जाता है 1892 का अधिनियम जो कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर विचार करने के अधिकार के बारे में बात करता है। याद रखना, पहले जो भारतीयों का योगदान होता था केंद्रीय जो नीतियां निर्माण करने में या केंद्र के द्वारा जो सरकार के द्वारा या कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा नीति निर्माण करने में, वो शुरुआत का सहयोग नहीं होता था। 1892 की जब हम बात करते हैं तो इसमें भारतीय सदस्यों को विचार करने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि 1892 के बाद
भारत क्या कर सकते थे, उनको अधिकार था कि वो इसमें क्या कर सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो आ जाती है हमारी भारत सरकार अधिनियम 1909 के लिए। 1909 का अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 के नाम से जाना जाता है, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है भारत का भविष्य लिखने के लिए। मार्ले मिंटो एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1909 पृथक निर्वाचन की अवधारणा को जारी करता है, पृथक निर्वाचन बताता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी करता है, जिसमें मुसलमानों के लिए स्पेशल ये प्रक्रिया दिखाई जाती है। ठीक है, मुसलमानों के लिए स्पेशल ये जो प्रक्रिया दिखाई जाती है, जिसमें मुस्लिम जो वोटर्स द्वारा मुस्लिम लोगों को ही क्या किया जा सकता है, चुनाव में चयनित किया जा सकता है। वो प्रक्रिया बताती है कि ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का बहुत हद तक भारत को बांटने का जो विचार था वो यहाँ से शुरू हो जाता है। 1858 का जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह के बाद भारतीय एकता से अंग्रेज इतने ज्यादा डर जाते हैं कि धीरे धीरे फूट डालो राज करो की नीति उनके द्वारा शुरू कर दी जाती है, जिसमें 1905 का बंगाल विभाजन से लेकर 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेता है। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल कर लिया जाता है। तो पहले व्यक्ति जो वायसराय की कार्यकारिणी समिति में शामिल हुए थे, उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनका नाम याद रख लेना, पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 आ जाता है, जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू करता है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने का काम जो होता है वो 1919 के एक्ट में होता है, या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में होता है। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1919 दोनों में से कुछ भी आ जाए तो मतलब एक ही होगा। यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन की बात की जाती है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की बात की जाती है, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात भी यहाँ पर कर दी जाती है। यानी कि जहां 1909 में केवल मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इन्होंने शुरू किया था, इसे और बढ़ाकर अब 1919 के एक्ट में इन्होंने सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए ये प्रणाली क्या कर दी, खोल दी या शुरू कर दी। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ये अधिनियम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के संविधान के 250 से ज्यादा प्रावधान सीधे सीधे हम इस 1935 के अधिनियम में देख सकते हैं। यानी कि जब हम आगे बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्योंकि संविधान विकास रहने वाला है, इसकी जो शुरुआत के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, उसमें जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि संविधान का बहुत सारे सोर्सेस की बात करेंगे तो 1935 के अधिनियम से ही हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। 1919 में हमने क्या देखा था, प्रांतों में द्वैध शासन होता है, लेकिन 1935 में हम क्या देख रहे हैं, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना इस 1935 के अधिनियम द्वारा कर दी जाती है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1935 के अधिनियम द्वारा की जाती है। 1937 में 35 में इसकी बात की जाती है, 37 तक ये स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना भी इसी समय पर कर दी जाती है। और फिर आ जाता है भारत के भविष्य का दिन, यानी कि भारत की स्वतंत्रता का समय, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें भारत का विभाजन होता है, भारत के सचिव का पद समाप्त कर दिया जाता है, और भारत क्या बन जाता है, भारत आज का भारत बन जाता है। लेकिन क्या भारत आज का भारत इस समय बन गया था, तो नहीं बना था। भारत आजाद भले ही हो गया था, लेकिन भारत उस समय तक संप्रभु नहीं हुआ था,
क्योंकि भारत का संविधान जो था 1949 में बनकर तैयार होता है, 1950 में वो लागू होता है और तब भारत जाकर सॉवरेन कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती है, यानी कि स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि संवैधानिक विकास के रूप में या जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो किस तरीके से चलती आ रही थी, और साथ ही साथ हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर सभी चार्टर एक्ट को हम अपने संविधान के रूप में या हम अपनी इंडियन पॉलिटी के रूप में देखना शुरू करेंगे। तो चलिए भाई, अब हम बात करते हैं अपने एमसीक्यूज की या पीवाईक्यूज की। ठीक है, तो पीवाईक्यूज में आपका फर्स्ट पीवाईक्यू दे रखा है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पहला जो पीवाईक्यू आप लोगों के लिए है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? Which of the following act provided for the establishment of Supreme Court in Calcutta? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसको किया गया था, यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कलकत्ता में की गई थी, इस एक्ट के द्वारा। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो ये 4 सदस्य क्या थी? ठीक है, 4 सदस्य क्या थी? ये आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था थी, 4 सदस्य इसमें शामिल थे। जिसमें हम बात करते हैं 4 सदस्यों की, तो एलिजा इम्फे इसके क्या हो जाते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। तो याद रखना इनका नाम। ठीक है, ठीक है, एलिजा इम्फे का नाम याद रखना, क्योंकि ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे किसके? सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा चैम्बर्स, लिमेंटर्स और हाइड। ठीक है, कौन थे? चैम्बर्स, लिमेंटर और हाइड। ठीक है, ये क्या बन जाते हैं? अन्य 3 सदस्य हो जाते हैं। तो ये वो चारों सदस्य थे जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? इस 1773 के एक्ट की, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल जो थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्या थे? पहले ये बंगाल के गवर्नर थे। अब इनको क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके अलावा इन्होंने अपने ही शासनकाल में द्वैत शासन को समाप्त भी किया था। तो एक प्रश्न और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लगभग लगभग 1772 की बात आती है, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा डायरकी या द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। और अगर कभी पूछ लिया जाता है कि द्वैत शासन को इम्पोज किसने किया था या लगाया किसने था, तो वो था क्लाइव। तो क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन को इम्पोज किया जाता है और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको हटा लिया जाता है या विड्रॉल कर लिया जाता है। ठीक है, तो 1765 में क्लाइव ने क्या किया था? ये लगाया था आपका, ये क्या लगाया था आपका? द्वैत शासन या डायर की प्रक्रिया को इम्पोज किया था भारत में। इसके अलावा पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में लागू किया गया था, जो हमने देखा है। इसमें आपकी कार्यकारी परिषद का नियुक्त कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813 की हमने बात करी है, इसके अंतर्गत मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी। 1 लाख रुपया क्या दिया जा रहा था? एजुकेशन के लिए खर्च किया जा रहा था। और चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं, तो पूर्णतः मोनोपोली यहाँ पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, और याद रखिएगा जब हम यूपी पीसीएस के पेपर की बात करते हैं तो यूपी के अलावा हमारे लिए यूपी पीसीएस के अलावा यूपी पीएससी आयोग के द्वारा अगर आरओ का पेपर लिया जा रहा हो तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, या कोई अन्य परीक्षा भी आयोग के द्वारा की जा रही है तो वो भी हमारे लिए पढ़नी जरूरी हो जाती है, उन क्वेश्चन का भी एनालिसिस करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यूपी आरओ प्री का एग्जाम जो हुआ था प्री का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका द सुप्रीम कोर्ट, जो स्टेटमेंट है आपका, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या 1773। उसके बाद लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जब हम बात करते हैं इन दोनों ही स्टेटमेंट की, तो हमने प्रीवियस जो लास्ट क्वेश्चन देखा है उस क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने आपको दिया था। 1773 में ही कलकत्ता में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, एकदम राइट है और एकदम कैसा है, सही है। जब हम बात करते हैं लेमिस्टर इसके क्या थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि इसके जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट बने थे, वो कौन थे, एलिजा इम्फे। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा हो जाता है ये रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। ऑप्शन को देख लो, तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके भी याद कर सकते हैं, अगर गलती से कुछ नहीं भी याद आ रहा है तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन द्वारा इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। आगे चलेंगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कुछ अ, सूचियों से संबंधित दे रखा है, या कह सकते हैं इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कुछ महत्वपूर्ण लिस्ट। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए दे रखा है। इस टाइप के या कह सकते हैं मिलान वाले एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए जरूरी हो जाएगा, और यूपी पीसीएस का ही ये प्रश्न है। तो सारे के सारे हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, इस इंग्लिश मिशनरियों या ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कौन से अनुच्छेद या कौन से एक्ट के द्वारा की गई थी, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना की, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना या काउंसिल ऑफ कंट्रोल किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, सेकंड जो पॉइंट है वो सही हो जाएगा लिस्ट 2 में। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी रेगुलेटरी एक्ट 1773 या 1773 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर या बी पॉइंट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फिर परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया, ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति किस एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, और अपॉइंटमेंट ऑफ द लीगल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में विधि अधिकारी की नियुक्ति या कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1833 के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके हिसाब से बात करते हैं तो ऑप्शन देख लीजिए 1 2 3 4 2 1 3 4 1 2 4 3 या 2 4 1 3। यहाँ पर देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, आपके मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं,
तो उसमें अगर आपको एक भी अच्छे से आ रहा है तो आप आंसर उसका लगा जाएंगे। समझ के देखिए कि अगर मुझे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ कंट्रोल पता है, मुझे पता है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी, फिट्स इंडिया एक्ट में की गई थी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 क्या है, इसका यहाँ पर मिल रहा है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मिल रहा है, यानी कि सी और ए, ये दोनों ऑप्शन मेरे लिए पहली नजर में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर चलेंगे, करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, मुझे ये पता है कि या तो ये चार्टर एक्ट 1833 में किया गया होगा या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो ये कब की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की 1773 में की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, और डी ऑप्शन को भी मैं क्या कर दूंगी, गलत कर दूंगी। मेरे पास केवल ये 2 का आंसर पता था और मैंने 2 से ही बाकी 2 का भी क्या कर दिया, आंसर दे दिया। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन थ्योरी, या इसी को कहते हैं ऑप्शन के द्वारा इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन फॉर इंग्लिश। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, या ठीक है, या नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 1, 2, 3। आईएएस 2018 प्री में पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो हमने देखा है कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ जाती है, उसको हमसे पूछा गया है। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, तो 1813 में क्या होता है, 1 लाख रुपया आवंटित हो जाता है, किसके लिए, ये हो जाता है आपके किसके लिए, शिक्षा के लिए। 1 लाख रुपए की जब हम बात करते हैं, ये शिक्षा के विकास के लिए क्या हो जाती है, या एजुकेशन के डेवलपमेंट में क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि शिक्षा के लिए अनुदान या शिक्षा के लिए एक तरीके से फंड की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही थी। यहाँ पर देखा जा रहा था कि शिक्षा को हम किस अनुसार आगे बढ़ाएंगे, प्राच्यवाद रखेंगे, यानी कि जो पहले से प्रक्रिया चल रही है, जो भाषा चल रही है उसको देखेंगे, या फिर अंग्रेजी को आगे बढ़ाएंगे। तो 1823 में क्या किया गया था, अनुदान की बात की गई थी, या फिर जो ग्रांट वगैरह थी उसकी बात यहाँ पर की गई थी। इसके बाद में प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, जब हम इस कंट्रोवर्सी को देखते हैं तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के जो बनाने वाले लोग थे वो 2 भाग में डिवाइड हो गए थे। कुछ मानते थे कि भारतीय व्यवस्था को भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही रहना चाहिए, भारतीय भाषाओं पर भी फोकस करना चाहिए, जिसमें हिंदी हो गई, सिख हो गई, उर्दू हो गई, और अन्य भारतीय भाषाओं के हिसाब से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो आंग्लविद विचारधारा से संबंधित थे, जिनका मानना था कि भारत में प्राच्य जो आंग्लविद जो आइडियोलॉजी होगी, जो इंग्लिश आइडियोलॉजी होगी, उसी से भारत का विकास हो सकता है, वेस्टर्न कल्चर से ही भारत का विकास हो सकता है। इसके अलावा या जब हम बात करते हैं इन दोनों के विवाद की, तो जब हम पक्ष की बात करते हैं तो आंग्लविदों के ऊपर पक्ष जो है वो ज्यादा झुक जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं आपके कौन, मैकाले मिनट, जो 1835 में आता है। मैकाले मिनट क्या कहता है, मैकाले मिनट कहता है कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वेस्टर्न ओरिएंटेड होनी चाहिए। वेस्टर्न ओरिएंटेड का मतलब है कि सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था हमें अंग्रेजी के अनुसार करनी चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाय विच एक्ट डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली विद इंडिया एक्सेप्ट द फॉर ट्रेड इन टी एंड चाइना। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो हमने देखा है कि 1813 का चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, ये बात हम समझते हैं। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके अंतर्गत क्या किया गया था, टी और चाय को भी पर भी मोनोपोली क्या कर दी थी, समाप्त कर दी थी। और उसके बाद 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसके अंतर्गत ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की व्यवस्था कर दी गई थी, यानी कि खुली प्रतियोगी परीक्षा, ओपन ठीक है, ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमने विधायिका कार्यपालिका को अलग करने की भी व्यवस्था की थी। और जब हम बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की, तो केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, जो हमारा लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी भी शुरुआत यहाँ पर की जा चुकी थी। इसके बाद हम बात करते हैं 1873 का चार्टर अधिनियम या 1873 चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, जिसमें मैकाले कमेटी का गठन किया गया था, जो कि 1854 में हुई थी, या कह सकते हैं 1854 में इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, जो कि क्या किससे संबंधित होती है, उसी के आधार पर यहाँ पर रिकमेंडेशन 1873 में दी जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली टी और चीन को छोड़कर बताई जा रही है। आगे चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद ने किस ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किसमें समाप्त किया? रेगुलेटिंग एक्ट में किया था? नहीं किया था। पिट्स इंडिया एक्ट में किया था? नहीं किया था। 1813 के चार्टर एक्ट में किया था? तो हाँ किया था, लेकिन यहाँ पर हमने टी, चाइना, इन दोनों को छोड़कर मोनोपोली को समाप्त किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, यानी कि यहाँ पर संपूर्ण मोनोपोली समाप्त करने की बात कही जा रही है, जो कब हुई थी, वो हुई थी 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नन ऑफ द अबव क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपका दे रखा है क्या, 7वां प्रश्न है आपका कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, और उन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, बताइए क्या यह सही होगा? चलिए, पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इट एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। सही है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। इट स्टेटेड द ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। ठीक है, एक ऑप्शन हमारा ये दे रखा है। तीसरा ऑप्शन हमसे पूछा गया है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा स्टेटमेंट है हमारा
कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इंडियाज रेवेन्यू वर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन तीनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन है केवल एक और दो, ऑप्शन है आपका बी 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, और ऑप्शन डी दे रखा है 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 और 2। इंडिया के जो भारत का राजस्व जो है वो इसके बाद क्या हो जाता है, आपका नियंत्रण में नहीं आता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसका जो सही उत्तर देखेंगे, या जब राजस्व पर नियंत्रण जो संसद के नियंत्रण में आ गया था भारतीय राजस्व का, वो 1858 के बाद आता है। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1858 के बाद पूर्णतः नियंत्रण आता है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन या थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द, ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है विच एक्ट मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टेक सम पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। भारतीय लोगों को अपने ही देश के प्रशासन के लिए अंग्रेजों के चार्टर एक्ट या अंग्रेजों के कानून की जरूरत पड़ी थी, और वो कानून कौन सा था यहाँ पर बताना है आपको। तो चार्टर एक्ट 1833 था, 1853 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था। बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, प्रशासन की बात करते हैं, यहाँ पर प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने की बात करते हैं, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है 1833 की धारा 87। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसकी धारा थी 87। ये धारा 87 क्या कहती है, ये धारा 87 कहती है कि भारतीय लोगों को प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर नौकरी लेने से ना रोका जाए। तो इसमें कुछ पॉइंट रखे गए थे, जिसमें वंश था, जन्म स्थान था, धर्म, इनके आधार पर नौकरी लेने से ना रोका जाए। देखो, हम जानते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो भारत में जितने भी उच्च पद हुआ करते थे उन पर किसका राज होता था, या कौन उन पदों पर आसीन रहते थे, तो ब्रिटिशर्स रहते थे, गोरे लोग रहते थे। लेकिन जब धारा 87 आती है, ये बताती है कि प्रशासन में भारतीय लोगों को भी हिस्सा लेने की बात की जाती है। 1833 का 87वां जो धारा है, वो वंश, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव करने की क्या कहती है, मनाही करती है। ये बात हमको याद रखनी है। इसमें आपको रंग भी ऐड कर लेना है, यानी कि रंग, वंश, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर किसी को नौकरी से नहीं रोका जाएगा। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, संपूर्ण जो कह सकते हैं संपूर्ण जो बातें हो जाती हैं, संपूर्ण जो अधिकार हो जाते हैं, ब्रिटिश क्राउन के हो जाते हैं। यहाँ पर आप ये भी पूछेंगे कि मैडम अगर 1833 में ही ये सब अधिकार मिल गए थे, तो फिर भारत इतना पिछड़ा हुआ कैसे बन जाता है। तो बेटा, यहाँ पर ये जो अधिकार दिए गए थे वो कागजी अधिकार थे। जमीन पे कितने उतरे थे, कितने नहीं उतरे थे, वो तो हम सभी जानते हैं। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जो कानून बनते थे,
तो यहाँ पर जो 1861 का एक्ट था, इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, प्रशासन की बात हो रही है, उसका 1861 के एक्ट में कहीं भी जिक्र नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का उत्तर दें या सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। अगला स्टेटमेंट है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। और तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। तो 1861 का जो हमारा एक्ट होता है, भारतीय परिषद जो अधिनियम 1861 होता है, वो इन 3 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं, इसमें कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सा सही होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला, तीसरा या फिर केवल एक। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो याद रखना, जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं 1861 के एक्ट की। 1861 का जो एक्ट होता है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड हो जाएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द गवर्नर काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इंक्रीज बाय 7। तो यहाँ पर 1861 के एक्ट में 5वां सदस्य जोड़ा गया था, उसके आधार पर संख्या कितनी हो गई थी, 5 हो गई थी, 7 नहीं हुई थी। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और बाकी के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 10th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन हमारा बताता है, ठीक है, यहाँ बोला गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो इट वाज द इनकेट ऑन जून 1892, इसे 20 जून 1892 में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 24 में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है या फिर केवल 2 सही है। तो जब हम बात करते हैं 1892 के एक्ट की, ठीक है, जब हम बात करते हैं 1892 के एक्ट की, तो इसके हिसाब से जब हम बात करेंगे, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो दिया गया था ये गलत था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मार्ली मिंटो एक्ट के द्वारा दिया जाता है, ना कि इसके द्वारा दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलेंगे, बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। जब 11th क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो यहाँ जब हम बात करते हैं किसकी, इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ पर बहस करने की शक्ति की बात की जा रही है। तो बहस करने की शक्ति हमको किससे मिल गई थी, ये मिल गई थी आपको 1892 के अधिनियम से। ठीक है, 1892 का जो अधिनियम था उसके द्वारा बजट पर बहस करने की जो शक्ति थी वो मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछने की भी जो शक्ति थी वो मिल गई थी, लेकिन उसके लिए 6 दिन का क्या देना होता था, नोटिस देना होता था। ठीक है, 6 दिन का नोटिस देना होता था, लेकिन यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछने की या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये बात विशेष रूप से आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा है
कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? Which of the following act introduced communal representation in British India? The Indian Council Act 1892, the मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट रिफॉर्म 1909, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो किसके द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, ये बात बतानी है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और ये की गई थी हमारे मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा या फिर 1909 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1909 का जो अधिनियम था इसी के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक मिंटो को कहा जाता है। यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा, सांप्रदायिक, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 1909 का अधिनियम संबंधित था, किससे संबंधित था? पृथक मताधिकार के क्षेत्र से के लागू होने से, या फिर विवेक विकेंद्रीकरण से, द्वैत शासन से, विधान परिषद से? तो किससे था ये? 13वां प्रश्न बताना है। तो पृथक मताधिकार से, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट सफरेज एरिया, या फिर आपका क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही आंसर हो जाएगा पृथक मताधिकार से, यानी कि जो हमने किया था मुस्लिमों के लिए स्पेशल जो सांप्रदायिक जो मताधिकार की व्यवस्था शुरू की गई थी वो 1909 के अधिनियम से की गई थी, याद रखिएगा। तो ये जो एक्ट है कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, ना केवल यूपी पीसीएस में पूछा गया है बल्कि एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार सब जगह इससे क्वेश्चन बने हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 14 नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पूछा है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो 1919 में कौन कौन से आर्टिकल में, या कह सकते हैं 1919 का जो अधिनियम था उसमें क्या विशेष चीजें की गई थी, ये आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होती है प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की, सेपरेशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, प्रांतों में विधायिनी शक्ति के हस्तांतरण की व्यवस्था। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, या एक, दो और तीन। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की तो ये कहाँ की गई थी? ये 1909 में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, 1919 के अधिनियम की बात करते हैं, तो इसमें कुछ विशेष चीजें होती हैं जिनके बारे में हमको जान लेना चाहिए। तो 1919 का जो अधिनियम होता है, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, ये भारतीय भागीदारियों को बढ़ाने का काम करता है और धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की बात करती है। इसीलिए प्रांतों में द्वैत शासन लागू करने का यहाँ पे क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। द्वैत शासन के आधार पर सभी विषयों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक उत्तरदायी विषय, या कह सकते हैं उत्तरदायी या आरक्षित आरक्षित जो विषय थे उनको, और एक होता है हस्तांतरित विषय। तो यहाँ पर द्वैत शासन में, ठीक है, द्वैत शासन में एक हो जाता है आपका आरक्षित विषय या जिसे रिजर्व कर लिया जाता है, और दूसरा होता है हस्तांतरित या जिसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अंग्रेज इतने चालाक होते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण विभाग थे, जिसमें पुलिस विभाग, वित्त विभाग, पुलिस विभाग, वित्त विभाग, प्रशासन का जो विभाग होता है उसको किसके अंतर्गत रखा गया? उसको आरक्षित विभाग के अंतर्गत या आरक्षित फ्रेम में रखा गया, जबकि जो
जमीनी स्तर के काम थे जिसके अंतर्गत बहुत सारे थी, एजुकेशन था, हेल्थ था, एनवायरनमेंट था, इन सबको हमने हस्तांतरित में रखा अंग्रेजों ने, जिससे इन कामों को पूरा करने के लिए वित्त की जो जरूरत पड़े, पुलिस की जो जरूरत पड़े, उसके लिए इन्हें आरक्षित क्षेत्रों से क्या लेना पड़े, मदद मांगनी पड़े, जिसकी वजह से प्रशासन में इस तरीके से गड़बड़ी चल रही थी कि लोगों के द्वारा हस्तांतरित विषयों पर या कह सकते हैं एजुकेशन पर, मेडिकल पर लोग ढंग से ज्यादा क्या नहीं कर पा रहे थे, भरोसा नहीं कर पा रहे थे, और उसके बाद हस्तांतरित जो प्रणाली थी, हस्तांतरित जो व्यवस्था थी, उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसमें द्वैत शासन की तो हमने बात करी, इसके अलावा द्विसदन प्रणाली या राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा का यहाँ पे गठन किया गया। तो यहाँ पर द्विसदनात्मक प्रणाली का भी यहाँ पर गठन किया गया, जिसके अंतर्गत एक हो जाती है राज्य परिषद या एक हो जाती है आपकी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, तो एक क्या हो जाती है, राज्य परिषद, और एक हो जाती है केंद्रीय ठीक है, एक हो जाती है राज्य परिषद और एक हो जाती है केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन जो प्रक्रिया होती है, जो प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, उसकी बात की गई थी। यहाँ पर सीमित लोगों को चुनाव देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो सीमित लोग ही क्या कर सकते थे, चुनाव दे सकते थे, चुनाव में लड़ सकते थे या वोट दे सकते थे। तो सीमित लोगों को ही वोट डालने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया यहाँ पर 1919 के इस अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा लोक सेवा आयोग की भी बात यहाँ पर की गई थी। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना इसके अंतर्गत की गई। साथ ही साथ यहाँ पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस के लिए जो प्रणाली थी, जो मत प्रणाली थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, जो 1909 में किया गया था। और साथ ही साथ प्रांतीय बजट को केंद्र के बजट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो ये कुछ विशेष पॉइंट थे जो 1919 के अधिनियम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा दे रखा है आपका 15वां प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संबंध में डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो डायरकी सिद्धांत क्या है, केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों में विभाजित करना, दो सरकारों अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, या प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों पर दो प्रवर्गों में विभाजन होना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। आईएएस 2017 में पूछा है कि द्वैत शासन का मतलब क्या है। तो द्वैत शासन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रांतों में प्रायोजित विषयों को दो भागों में बांटना, जो हमने देखा आरक्षित और हस्तांतरित के नाम पर। ठीक है, ये चलते हैं 16 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित या ट्रांसफर अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। तो सीधी सी बात पूछी गई है, कौन से जो विषय थे वो ट्रांसफर्ड थे, कौन से रिजर्व्ड थे। ठीक है, तो विषय कौन कौन से थे, आरक्षित विषय माने गए थे न्याय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस। इसमें कूट का सही उत्तर बताइए। तो 1 2 3 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका 1 3 4, क्योंकि स्थानीय स्वशासन की उस समय तक बात नहीं की गई थी, और जो विषय थे उसमें न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, ये क्या थे, आरक्षित या रिजर्व्ड की बात की गई थी। और स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारी किसमें थी, ट्रांसफर्ड की गई थी, ये वहां के लोकल लोगों के लिए क्या करी गई थी, हस्तांतरित कर दी गई थी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा 17th क्वेश्चन है, विच एक्ट एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविजंस।
ठीक है, तो प्रोविंस के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके किसके द्वारा? 1919 के एक्ट के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में कब बांटी गई थी? तो पहली बार इसको बांटा गया था कब? 1919 में, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रांतों की बात की गई है और पहली बार की बात की गई है, इसीलिए 1919 आएगा। अगर हम प्रांतों की जगह केंद्र की बात कर रहे होते तो 1935 का एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1935 की यहाँ पर चर्चा की जाती। आगे चलेंगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 19वां प्रश्न है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? तो यहाँ पर कौन सा लाया है? केंद्र की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 1935 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। केंद्र में द्वैत शासन की द्विसदन की बात की जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे, बात करते हैं किसकी? 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की बात की जा रही है, 1919 का आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न पर चलते हैं, तो 1919 के चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड में 21 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। सेकंड ऑप्शन है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? सभी महिलाओं की बात की जा रही है, और सभी महिलाओं को यहाँ पर अधिकार नहीं दिए गए थे। यहाँ आरक्षित स्थानों पर जो अधिकार दिए गए थे, जो कह सकते हैं वोट डालने का जो अधिकार दिया गया था, वो सभी की जगह जो प्रेस्टीज वाले लोग होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, उनको ये अधिकार दिया गया था। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सभी वाला गलत हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन 21 दे रखा है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, 1919 भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से क्या हो गया था? ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा बताइए? तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जब हम आईसीएस की बात करते हैं, इंडियन सिविल सर्विस की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत 1854 में हुई थी और 1855 में लंदन में इसका एग्जाम होना शुरू हो गया था। और जब हम बात करते हैं फर्स्ट भारतीय की, पहले भारतीय कौन से थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, जो जिन्होंने पास किया था, तो वो थे आपके 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो कौन से थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1863 में। तो याद रखिएगा, सत्येंद्र ये पहले व्यक्ति भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को शुरू किया था या आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, बात करते हैं 22वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? ये की गई थी आपके 1919 के एक्ट के द्वारा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, बात करते हैं अगले प्रश्न की।
23वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो 1919 के तहत कौन सा हुआ था? 1926 का हुआ था, 1937 का हुआ था, या फिर 1945 का हुआ था? तो सही उत्तर का चयन करना है, केवल ए, बी और सी, ए सी और ए बी सी। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम 1919 की बात करते हैं तो इसके द्वारा, ठीक है, 1919 की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो हमारे चुनाव हुए थे वो पहला और तीसरा हुआ था, यानी कि 1926 का, 1926 का, 1945 का हुआ था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। 1937 का जो चुनाव हुआ था वो 1935 के आधार पर हुआ था। याद रखिएगा 1935 के आधार पर 1937 का चुनाव हुआ था, लेकिन ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू नहीं की गई थी, इसीलिए 1945 का जो चुनाव था वो 1919 के आधार पर ही किया गया था। आगे चलेंगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द लास्ट इलेक्शन टू बी इंडिया लेजिस्लेचर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तो लास्ट इलेक्शन कौन सा था? तो 1945 वाला था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1945 इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टेब्लिश्ड द फेडरल कोर्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में बात कर रहा है तो वो हुई थी 1935 के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, अंडर 1935 में। ठीक है, 1935 में क्या हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी इंडिया में, जिसे यूनियन सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1935 के तहत 1937 में हो जाती है, जिसके पहले चीफ जस्टिस होते हैं मॉरिस गेयर। ठीक है, तो मॉरिस गेयर क्या हो जाते हैं? इसके पहले चीफ जस्टिस होते हैं। तो डी ऑप्शन क्या होगा, यानी कि नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई आज के इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने 25 क्वेश्चंस देख लिए हैं, कल फिर से क्लास लेकर आते हैं, कल फिर से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।